अपने को प्रताड़ित नहीं महसूस करेगा। कम से कम चलिए 498 406 जो धाराएं हैं आपने कानून बना दिया, तो कोई ऐसी भी धारा बनाइए जहां मिसयूज हो रहा हो, जहां दुरुपयोग हो रहा हो इन चीजों का। सर, इन धाराओं का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो खुद कहता है और दर्शाता है कि 98% दहेज के केस झूठे पाए जाते हैं, 76% बलात्कार के केस झूठे पाए जाते हैं। सर, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, जो 98% जो परिवार होते हैं जिनका तथा कथित पत्नियों के द्वारा बलात्कार किया जाता है, उन पत्नियों को आखिर फांसी कब होगी साहब, कब होगी? उनको फांसी तो क्या, उन्हें कोई जेल भेज के तैयार नहीं है। यही तो भेदभावपूर्ण है, यही पक्षपातपूर्ण है, ये बिल्कुल हो रहा है। 150 से 250 और 200 तक लोग प्रतिदिन पुरुष आत्महत्या कर लेता है। किस रूप में आत्महत्या करता है? फांसी लगा के करता है, बिजली पकड़ लेता है, छत से कूद पड़ता है, जहर खा लेता है, गोली मार लेता है, ट्रेन के आगे कूद पड़ता है, मेट्रो के आगे कूद पड़ता है, किसी न किसी तरह से सुसाइड करता है। किन परिस्थितियों में करता है? रह रहा होता है अपनी पत्नी के साथ, पत्नी से कह देता है तुम मुझसे किससे बात कर रही हो, क्या कर रही हो, फोन दिखाओ अपना, ये कौन आया था, वो कौन आया था, किसने गाड़ी उतारा, किसने क्या किया। ये सब करने के बाद जैसे पूछा जाता है, अब पति है पूछ रहा है, अब तो यहां तक आ गई पिता भी पूछ ले तब भी उसकी हत्या, उसे मारो, उसे मरना पड़ता है। तो दादा भी पूछ ले तो भी उसे जहर दे दो, मार दो, ये पूछा कैसे। तो इस तरह से वो आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, जिनकी कोई रिपोर्ट नहीं होती है, जिनके कोई आंकड़े नहीं आते हैं, जिनका कोई कार्रवाई नहीं होती। क्यों किसी पुरुष ने आत्महत्या कर ली, क्यों मरा, क्या कारण था, उसकी वजह क्या है, वो अपने दूसरे के साथ गुलछर्रे उड़ाने लगती है। होती वो वहां भी नहीं, उसके साथ भी वही खेल होता है। आज FIR दर्ज होती है 376 की झूठी, ये सब करें, उसके बाद कितने % केस देखिए आप दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचते हैं, विभिन्न राज्यों के विभिन्न हाईकोर्ट में पहुंचते हैं, वहां क्वेश्चन की जाती है 482 CRPC में, वहां की FIR खत्म होगी और कोर्ट भी कर देती है। क्या सेटलमेंट हुआ, उन्होंने कहा सेटलमेंट ले आइए। जब रेप हुआ था तो उसका क्या सेटलमेंट है, उसका कागजों से सेटल कहां। तो आपने कहा हमारी इज्जत तार-तार हो गई, फिर आप उस इज्जत की मोटी रकम वसूली जाती है। वो लाखों में नहीं होती है, वो करोड़ों में नहीं होती, बहुत पूरा मकान दे दो उन्हें, पूरा ये दे दो, ये दे दो। इस तरह से ये सारा कुछ पूरा बहुत बड़े सिस्टम में चल रहा था। एक हमें नाम नहीं लूंगा, मिनिस्टर हैं, केंद्र सरकार में मिनिस्टर हैं, उन्होंने बड़ी अपनी आप बीती बताई मुझे। उन्होंने कहा एक लड़की का मेरे पास एक बार फोन आया कि मुझे ये चीजें दिला दो, कुछ भौतिक चीजें थी, ये सामान दिला दो। तो उसने कहा आप कौन हैं? कहीं मैं आपके साथ एक बार सोई थी। उन्होंने कहा मैं उस लड़की को उधर से फोन आया, सोई थी। मंत्री जी हिल गए, सत्ता में थे, सरकार थी, उन्हें के चुनाव भी आने वाला था, क्या हुआ। फिर दोबारा फोन आया, मुझे गाड़ी दिला दो, मैं वही बोल रही हूँ। और वो तो सोई। अब बाद में उन्हें टिकट मिला नहीं, बाद में हो गया चुनाव ना, सब मतलब पैदल हो गए। पैदल होके फिर फोन आया उनके पास, सुने कौन हो, क्या हो, कहां से आई, क्यों, तुम आओ मिलो आके। कहीं मिलने, कहीं कहां सोई थी, जगह बताओ कहां सोई थी, कब सोई थी मेरे साथ। उन्होंने कहा वो उस हॉल में सेमिनार हो रहा था ना, आप इधर कुर्सी पे बैठे थे, मैं इधर कुर्सी पे बैठी थी, आप भी सो गए थे, मैं भी सो गई थी। कभी सम्मेलन चल रहा था, तो कभी सम्मेलन में सो जाना, उसको कैसे कैसे ब्लैकमेल करना, इससे बड़ा अत्याचार इस देश में पुरुषों के साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल अत्याचार है, दमन है, बहुत बड़ा क्रूअलिटी है। और इसके लिए यदि समय रहते शासन ने, सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने, राष्ट्रपति महोदय ने, संसद ने, राज्यसभा लोकसभा दोनों ने समय रहते अगर कोई कार्रवाई नहीं की, इस पर एक्शन नहीं लिया, तो पुरुष और महिला के बीच ऐसी खाई पैदा हो रही है, ये बहुत बड़ी खाई पैदा हो रही है। पुरुष महिला से घृणा करने लगेगा, महिला पुरुष से घृणा करने लगेगी। जिससे जैसे एक दंगा के समय एक धर्म के प्रति आपस में होते सब भाईचारा, लेकिन वो धर्म के प्रति जो घृणा पैदा होती है, वही इस समाज में, जो एक समाज बहुत पूजनीय है, बहुत समाज दैवी शुरू रहा। क्योंकि हमारे देश में महिलाओं की ऐसी बात नहीं, महिलाओं की इज्जत नहीं। भारत ऐसा देश है जहां महिलाओं के चरणों की पूजा होती है, लेकिन किसकी? धर्मपत्नी की, माता की, दादी, मौसी, फूफा, बुआ, उनके सम्मान की चर्चा होती है। आपने हमारा देश देखा, सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, केवल महिला कोई तो ऐसी शक्ति है जो यमराज से भी दो हाथ कर लेती है, अब जीवन बचा लेती है, लेकिन वो अपने पतिव्रता के लिए, पतित्व के लिए। आज का क्या है महिला का? अगर आज महिला से ये कह दो कि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। चरित्र की अगर बात महिला से आपने कर ली तो बस समझ लो आपके तो अगले दिन दहेज का केस,
मेंटेनेंस का केस, डीबी एक्ट का केस, और पता नहीं रेप का केस भी लग जाए, और पता नहीं गैंग रेप भी लग जाए। आपको, आपके भाई को, आपके पिता को, आपके ताऊ को एक साथ एक रेप केस में फंसा दिया जाता है, एक ही साथ बंद कर दिया जाता है, एक खानदान को बंद कर दिया जाता है। सोचिए, पिता भी है, ताऊ भी है, भाई भी है, दोनों सगे भाई, उन्होंने सबने रेप किया हमारे साथ, और कानून ऐसा अंधा। मैं तो कहता हूं आप सबको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि जो कानून की देवी से पट्टी बंधी हुई है, और पट्टी बंधे पे जो तराजू लटक रहा है, वो तराजू बैलेंस्ड नहीं है। आप किसी मूर्ति मुझे दिखा दो, किसी देश की अदालत में दिखा दो, तराजू तो कानून का बराबर होना चाहिए ना। ये ऊपर नीचे क्यों है? इसका मतलब एक के ऊपर या तो राजनीतिक दबाव है, या सत्ता का दबाव है, या पैसे का दबाव है, या फिर पॉलिटिकली फोर्सेस हैं, या फिर कौन लोग हैं, क्यों दबाव? न्याय की तराजू तो या फिर महिला है, एक तरफ महिला का अत्याचार है, या फिर ये है भेदभावपूर्ण कानून है, या फिर महिला कमीशन है, वुमेन कमीशन वहां बैठा है, इसलिए दबाव है। तो तराजू जब तक आप बराबर नहीं करेंगे और कानून की देवी की आंखों से पट्टी नहीं खोलेंगे, तब तक ये समस्या बनी रहेगी। और अब वो समय आ गया है, अब लोगों में जागरूकता आ गई है, अब सोशल मीडिया भी एक्टिव हो गया है, पॉजिटिव रिजल्ट देगा, जिसकी वजह से ये पुरुष आयोग की जो मांग चल रही है वो जब तक नहीं होगी, मैन जो मिनिस्ट्री है, पुरुष मंत्रालय है, वो जब तक नहीं बनेगा, और पुरुषों के लिए हेल्पलाइन जब तक नहीं चलेगी, और पुरुषों के लिए जब थाने में महिला के लिए डेस्क है, वुमेन डेस्क है, तो पुरुष के लिए डेस्क क्यों नहीं है? क्योंकि इससे भेद क्या पैदा होता है, जब पुरुष के लिए डेस्क है नहीं, महिला की डेस्क पर सुना जाता है, पुरुष दुश्मन बन जाता है, पुरुष निशाने पर अपने आप आ जाता है, चाहे वो पुरुष पिता के रूप में हो, चाहे पुरुष पति के रूप में हो, चाहे वो भाई के रूप में हो, देवर जेठ के रूप में हो, ससुर के रूप में हो, पुरुष एम्प्लॉय के रूप में हो, नौकरी देने वाला हो, चाहे पुरुष पड़ोसी हो, चाहे पुरुष गाड़ी पे चला रहा है, ड्राइविंग कर रहा है वो हो, चाहे पुरुष कहीं मिल जाए, वो भीड़ में मिल जाए, बाजार में मिल जाए चलते हुए, तो वो पुरुष दुश्मन हो गया, महिला सही हो गई, पुरुष गलत हो गया, महिला सही हो जाती है। तो ये जो चीज है, इसके लिए जब तक मैन कमीशन नहीं बनेगा, पुरुष आयोग नहीं बनेगा, और सुचारू रूप से जल्दी, मैं तो सरकार से कहना चाहता हूं, आप लोगों के माध्यम से बताना, अगर इसमें देर कर ली ना, तो ये खाई ऐसी बढ़ जाएगी, रक्त रंजित क्रांति हो जाएगी, रक्त रंजित क्रांति। आप आंकड़े लगाइए, आप जब से ये भेदभाव बढ़ा है, तब से महिलाओं की हत्या की संख्या बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? क्यों आंकड़े हैं? महिला की हत्या का क्या अर्थ होता था? लेकिन आज लोगों को कोर्ट में न्याय नहीं मिल पा रहा है, आज अदालत में अधूरा है, अदालत से न्याय मिलता नहीं है, ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेशन जज सब जगह भागता रहता है, वो दुखी हो जाता है, फिर वो कानून को अपने हाथ में लेता है, जो कि बहुत गलत बात है, जो कि बहुत ही गलत है, निहायत गलत है। लेकिन ये गलती को करवा रहे हैं सिस्टम। अगर सिस्टम नहीं आगे बढ़ा, अगर सिस्टम आगे नहीं चला, तो इसमें, क्योंकि ये सत्य की लड़ाई है, सत्य की लड़ाई के लिए आपको ये बलिदान देना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, उसको आगे बढ़ाना होगा। सिंह साहब, जो ये नेशनल मीडिया है हमारे देश की, ये कभी भी इस चीज को नहीं दिखाती है, एक पुरुष का दर्द, एक पुरुष की तकलीफें, बस ये उन्हीं चीजों को दिखाती है कि किसी महिला के साथ अत्याचार हो गया। इस विषय में भी आप कुछ कहना चाहते हैं भारत की मीडिया से, नेशनल मीडिया से? देखिए, नेशनल मीडिया पहली बात तो निष्पक्ष नहीं है। मीडिया आज के समय में पार्टियों से जुड़ी हुई है, कौन सी पार्टी का क्या एजेंडा है उसके, आज आप लोग इतने बुद्धिजीवी हैं हमारे देश के लोग कि पार्टी 22 बता देते हैं, ये चैनल इस पार्टी का, ये चैनल इस पार्टी का, ये चैनल, ये अखबार इस पार्टी का, ये अखबार इस पार्टी का, ये अखबार इस पार्टी, ये निगेटिव दिखाएगा उसी खबर को, पॉजिटिव दिखाएगा। मीडिया का मतलब ये बिल्कुल नहीं था। मीडिया का मतलब निष्पक्ष पत्रकारिता, सत्य को रखना, सत्य को लोगों को परोसना। क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं कर रहे तो मैं तो इन्हें आतंकवादी कहता हूं। आतंकवादी तो अपने गोले बम से 100, 200, 500 लोगों को मारेगा, लेकिन गलत खबर दिखाकर, भेदभावपूर्ण खबर दिखाकर, पक्षपातपूर्ण खबर दिखाकर ये रोजाना शाम को करोड़ों लोगों को मारते हैं, गलत खबर दिखा के। क्योंकि आदमी खबर देखता है, सोचता है सही है, तो उनकी हत्या करते हैं। ये तो हत्या हुई एक तरह से। ये आतंकवादियों से बड़े आतंकवादी है। और फिर पता चलता है आपको कई चैनलों के कि इस खबर को रोकने के लिए 100 करोड़ ले रहे थे, केस रजिस्टर होते हैं, FIR होती है, उनके मालिक और रिपोर्टर जेल जाते हैं। आपने देखा जी न्यूज का, देखा था क्या हुआ था कि 100 करोड़ मांग रहे थे इससे, हिसार वाले जो आयरन लोहे का थे, जिंदल। अब जिंदल उस समय सत्ता में थे, तो FIR करा ली। क्या आम आदमी करा सकता है? तो इस तरह से खबर को दबाने के लिए, खबर को
छापने के लिए, खबर को दिखाने के लिए जो भेदभाव चल रहा है, ये पूरी तरह। और आज की डेट में क्या है, निर्भया केस में भी यही हुआ। एक चैनल ने सिर्फ इस खबर को सबसे पहले इसलिए दिखाया क्योंकि उस समय एक राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बहुत बड़ा घोटाला खुलने वाला था, बहुत बड़ा घोटाला खुलने वाला था। अगर ये केस 4-5 दिन ना चलाया जाता तो उनकी बहुत ही छवि खराब होती। उन्होंने उस खबर से हटा के पूरे टाइम इसी खबर को चलाते रहे, डाइवर्ट कर दिया। अब उन्हें डाइवर्ट करके मजबूरी हो गई। अब उन्हें ये लगता है अगर डॉक्टर एपी सिंह एडवोकेट ने फांसी बचा दी तो लगेगा उन्हें मीडिया हार गई। ये गलत है। आप 4 लोगों को फांसी दे के बहुत बड़ी तीर नहीं मार लेंगे, और 4 लोगों की फांसी बच जाएगी तो ऐसा नहीं वर्ल्ड वार हो जाएगा, विश्व युद्ध छिड़ जाएगा या कोरोना फैल जाएगा। कोरोना तो वैसे ही फैल रहा है, पॉल्यूशन तो वैसे ही फैल रहा है, लोग तो वैसे ही मर रहे हैं, जीवन तो वैसे ही घट रहा है, आप बचा नहीं पा रहे हैं। आप यमुना एक्सप्रेस से दिल्ली से लखनऊ तक लोगों को मरने से बचा नहीं पा रहे हैं। आप फिल्मिस्तान में 50 लोग जल के मर गए, सो रहे थे, आप बचा नहीं पाए। आप पूर्वी दिल्ली में दंगे हुए, बचा नहीं पा रहे हैं। रोड एक्सीडेंट, रेलवे, नाव, ब्रह्मपुत्र नदी में नाव की नाव डूब जाती है, आप नहीं बचा पाते हैं। मरने के लिए बहुत बड़े ऑप्शन है, बचने के ऑप्शन कम है। तो बचने के ऑप्शन अगर बच सकते हैं तो बचा लें, नहीं तो इतिहास तो आपका कलंकित होगा कि एक पुरुष बालक होने की वजह से 16.5 साल के पवन को फांसी दे दी, 18 साल के विनय को फांसी दे दी। कि अगर कमीशन होता, मैन कमीशन होता, पुरुष आयोग तो इनके लिए बात करता, इनके लिए मुद्दे रखता, इनके लिए गृह मंत्री से मिलता। ये बात तो सिंह साहब, आप एक सुप्रीम कोर्ट के माननीय एडवोकेट हैं। मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूं कि आप पुरुष आयोग के साथ हमारे साथ खड़े हुए हैं या पुरुष आयोग के लिए? नहीं, मैं बिल्कुल तन मन धन से आपके साथ हूं। भारत के संविधान को एक एक चीज बताऊंगा, एक एक चीज। मैं 23 साल से सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूं, लाइफ टाइम मेंबर हूं सुप्रीम कोर्ट का। फैमिली में भी और बहुत एडवोकेट हैं। हम पूरी तरह से आपके लिए, पूरी जो भी जिस तरह जहां भी जिस स्टेज पर भी पुरुष आयोग बनवाने के लिए, मैन कमीशन बनने के लिए, पुरुष मंत्रालय बनने के लिए हम आपके साथ। देखा आपने, हमारे एडवोकेट साहब एपी सिंह जी ने भी हमें आश्वासन दिया है कि ये पुरुष आयोग की लड़ाई के लिए हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। और बस मैं इनका तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इन्होंने अपना कीमती समय हम लोगों को दिया, हमारी बातों को समझा। धन्यवाद।